अपने फटीचर घर जमाई पति के पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगने लगी अरबपति पत्नी। अपने पति के जूतों पर रगड़ने लगी नाक। अपने निठल्ले दामाद के पैर दबाने लगी उसकी सास। सुनिए दिमाग को हिलाकर रख देने वाली ये कहानी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बस नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करिए और डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम। अबे नालायक आदमी, इस 5 स्टार होटल में इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी में तू गिफ्ट में ये आम की पेटी लेकर आया है। तू कितना भी कमा ले, लेकिन तू हमेशा सड़क छाप ही रहेगा। नक्श, तुम मेरी बेइज्जती कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते ना। मैंने तुमसे कहा था कि गिफ्ट ऐसा लाना जिसे लोग देखते रह जाएं, और तुम ये कचरा उठा लाए। अनिका चौधरी परिवार की इकलौती बेटी थी और नक्श उसका पति। अनिका के पिता ने मरने से पहले अनिका की शादी नक्श के साथ कर दी थी, लेकिन घर का कोई भी इंसान नक्श को पसंद नहीं करता था। अनिका के चाचा मैम्बो अंकल तो हर समय नक्श की बेइज्जती करने में ही लगे रहते थे और आज भी उन्होंने नक्श को बेइज्जत करना नहीं छोड़ा। अनिका बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि एक भिखारी कितना भी कमा ले, लेकिन वो भीख मांगना नहीं छोड़ता। कुछ ऐसा ही हाल तेरे पति का भी है। वो आज भी खुद को तेरे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता समझता है। मैम्बो अंकल, बेहतर होगा आप अपने काम से मतलब रखो। और अनिका, तुम देखना, ये गिफ्ट दादी को जरूर पसंद आएगा। अबे नालायक, निकम्मे और निठल्ले आदमी, मेरी माँ ऐसे कचरे को टच भी नहीं करेंगी। तू पसंद आने की बात कर रहा है। पसंद तो मैं आपको भी नहीं करता हूँ, फिर भी आप एक भटकती आत्मा की तरह सब जगह पहुँच जाते हो ना। नक्श की बात सुनकर वहाँ खड़ा हर इंसान हंसने लगा। मैम्बो को नक्श की इस बात से काफी बेइज्जती महसूस हुई, तो उसने गुस्से में नक्श के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। नक्श को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन पार्टी के बारे में सोचकर नक्श ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन मैम्बो की हरकत से अनिका का पारा चढ़ गया। वो मैम्बो अंकल से चीखते हुए बोली, मैम्बो अंकल, आपको हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? वो चाहे तो यही आपकी चटनी बना देगा, लेकिन पार्टी के बारे में सोचकर वो चुप है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर हाथ उठाओ। अनिका, तू भी इस भिखारी के साथ रहकर एक सड़क छाप बन गई है। लगता है तेरे को भी नहीं पता कि एक मॉडर्न क्लास पार्टी क्या होती है। और अगर तू इस पार्टी में आई है तो औकात में रह, ज्यादा उड़ मत, वरना तेरे पर काटने मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। अनिका की बेइज्जती सुनकर नक्श से रहा नहीं गया और उसने मैम्बो अंकल के सीने पर एक लात मार दी, जिससे मैम्बो अंकल जमीन पर गिर गए। गुस्से में उन्होंने उठते ही किसी को फोन लगाया और फिर नक्श के पास उसे धक्का दे दिया, जिससे नक्श का गिफ्ट जमीन पर गिर गया और गिफ्ट बॉक्स टूट गया। जैसे ही सबकी नजर उस गिफ्ट पर पड़ी तो वहाँ मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली और अनिका चौंकते हुए बोली, नक्श, तुम्हें ये कहाँ और कैसे मिला? आखिर क्या गिफ्ट लेकर आया था नक्श? अब नक्श के साथ क्या करेंगे मैम्बो अंकल? मैम्बो अंकल ने आखिर किसे फोन किया था? अपनी बेइज्जती का बदला मैम्बो से कैसे लेगा नक्श? अपने दामाद की ऐसी बेइज्जती होते देख उसकी सास चित्रा पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। तभी अनिका नक्श के पास आई और उसके कान में कहा, अगर तुम बात का सही तरीके से जवाब नहीं दे सकते हो तो बात मत करो, शांति में एक कोने में जाकर बैठ जाओ। अनिका, तुम्हारे पति ने तो कभी अमीरी नहीं देखी है, लेकिन तुमने तो अमीरी देखी है। लेकिन क्या तुम भी अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहती? ये जो ड्रेस तुमने अभी पहनी है ये 15,000 की है ना? बहुत शर्म की बात है कि आज के स्पेशल ओकेजन पर तुमने इतनी सस्ती ड्रेस पहनकर आने की हिम्मत की। नक्श को छोड़कर अनिका के मैम्बो अंकल अब अनिका का मजाक बनाने लगे। अब अनिका का चेहरा लाल हो गया था, उसे गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ वो काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही थी। क्या अब नक्श मैम्बो अंकल से इस बेइज्जती का बदला लेगा? अब अनिका और उसकी माँ चित्रा क्या करेंगी? अब क्या होगा आगे? इसका जवाब आपको कुछ ही मिनटों में मिल जाएगा। अभी सुनिए कि अब उस पार्टी में क्या होने वाला था। अनिका की बेइज्जती नक्श को बर्दाश्त नहीं हुई तो वो सीधा मैम्बो अंकल के पास गया और उनके कंधे पर हाथ रख दिया। अबे 2 कौड़ी के आदमी, तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मेरे कंधे पर हाथ रख रहा? तेरे अंदर थोड़ी बहुत भी तमीज है या नहीं? ये 6 लाख का सिर्फ एक कपड़ा है और इन्हें डर था कि मेरा हाथ लगने से ये खराब हो जाएगा, इसीलिए मेरी अनिका ऐसे कपड़े पहनती ही नहीं है जिससे उसे खराब होने का डर हो। मेरी अनिका वो चीजें पहनती है जो हाथ लगने से भी खराब नहीं हो सकती। वो ज्वेलरी पहनना प्रेफर करती है जिसे खरीदने की तुम्हारी भी औकात नहीं है। तभी नक्श ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और जोर से चिल्लाते हुए कहा,
कहा, क्या आपको अनिका की गर्दन पर ड्रीम लवर नेकलेस दिखाई नहीं दे रहा? बस इसकी कीमत मत पूछिएगा, क्योंकि आपने जो ये सूट पहना है, ऐसे 100 सूट भी ड्रीम लवर नेकलेस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नक्श की बात सुनते ही वहाँ मौजूद हर आदमी की नजर सीधा अनिका के गले पर गई। अनिका की गर्दन को गौर से देखने के बाद सारे मेहमान जैसे पागल हो गए। एक पल के लिए अनिका हॉल में मौजूद सभी लोगों के लिए आई कैचिंग पर्सनैलिटी बन गई थी। मुझे लगता है कि तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। कैसा ड्रीम लवर? तुम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि तुम ड्रीम लवर खरीद सको? अगर आपको यकीन करना है तो करो, वरना कोई बात नहीं। और हमारे पास कितना पैसा है ये पूछने वाले आप होते कौन हैं? क्या अब हमें आपको पैसों का हिसाब भी देना होगा? नक्श के इस तरह जवाब देने से उसकी सास चित्रा को गुस्सा आ गया। वो नक्श के पास आकर जोर से चिल्लाई, अबे चुप हो जा नक्श, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। अगर तेरे पास इतना ही पैसा है तो क्यों हमारे घर पर बैठकर फ्री की रोटियां तोड़ता है? अब तेरे मुंह से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। फिर वो सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर चले गए, जहाँ पर जावेरी खानदान एक साथ बैठा हुआ था। नक्श भी उन लोगों के साथ ही बैठा था, लेकिन उसके खाना खाने के स्टाइल को देखकर लग रहा था जैसे वो सालों का भूखा है। तभी अनिका की दादी कल्याणी ने एक ऐसी बात की जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी इस बात को सुनकर चौंक गए, लेकिन नक्श के चेहरे पर स्माइल आ गई। यहाँ आने से पहले मुझे एक रिलायबल न्यूज मिली। भानुशाली ग्रुप अपना CEO बदल रहा है। क्या दादी, क्या आप सही कह रही हो? हाँ अनिका, और सुनने में आ रहा है कि वो नया CEO बहुत यंग है। शायद 2-3 दिन में उसे ऑफिशियली अपॉइंट भी कर दिया जाएगा। कल्याणी की बात खत्म होते ही वहाँ मौजूद हर इंसान चौंक गया था। फुसफुसाने का दौर शुरू हुआ और सभी के मन में कुछ बेसिक कॉमन सवाल थे। आखिर किसका था ये भानुशाली ग्रुप? क्यों अचानक से भानुशाली ग्रुप अपना CEO बदल रहा है? ऐसी क्या उथल पुथल हो गई थी उस कंपनी में? कौन होगा उस ग्रुप का नया CEO? वो क्या नए बदलाव लेकर आएगा? आखिर क्या है भानुशाली ग्रुप का फ्यूचर प्लान? इन सभी सवालों के बारे में सब सोच रहे थे, लेकिन नक्श के चेहरे पर एक स्माइल थी और वो शांति से खाना खा रहा था। तभी कल्याणी ने कहा, तो फिर क्या ख्याल है? क्या किसी के पास कोई आइडिया है कि हम भानुशाली ग्रुप के नए CEO से कैसे मुलाकात करें? जिस किसी का भी आइडिया कामयाब हो गया, और अगर भानुशाली ग्रुप के साथ जावेरी खानदान का कनेक्शन सक्सेसफुल रहा, तो वो इंसान जावेरी खानदान को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा। मैं उसे अच्छा खासा इनाम भी दूंगी। इतना सुनते ही सभी ऑफर लेने के लिए बोलने लगे, लेकिन कल्याणी को किसी पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मैम्बो अंकल को कहा, मैम्बो, इस मैटर को तुम हैंडल करोगे एंड डोंट लेट मी डाउन। माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। देखना, इस बार मैं इस डील को क्लोज करके ही रहूंगा। ये सुनकर नक्श की हंसी निकल गई। फैमिली गैदरिंग खत्म होने के बाद नक्श अनिका और चित्रा को लेकर घर की तरफ निकल पड़ा था। घर पहुंचकर वो लोग अपने कमरे में चले गए। नक्श को उसकी ससुराल में सोने के लिए कोई कमरा नहीं दिया गया था, बल्कि वो तो उस घर की रसोई में सोता था। जब वो लोग वहाँ आए तो अनिका को परेशान देखकर नक्श अनिका के कमरे में आ गया। अपने कमरे में नक्श को देखकर अनिका जोर से उस पर चिल्लाने लगी, नक्श, तुम पति कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुमने आज मेरी जितनी बेइज्जती करवाई है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? अनिका, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? बोलो, क्या सुनो? इतना तो सुनकर आई हूँ वहाँ। अनिका की बात सुनकर नक्श ने अनिका के पास आने की कोशिश की, लेकिन अनिका ने नक्श के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम हमेशा 2 कौड़ी के इंसान ही रहोगे नक्श। मुझे समझ ही नहीं आता, पता नहीं कैसे मेरे पापा ने तुम जैसे निठल्ले और कामचोर आदमी के साथ मेरी शादी कर दी। अब तो मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने में शर्म आने लगी है। अनिका से थप्पड़ खाने के बाद, इतनी बातें सुनने के बाद भी नक्श ने अनिका को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। जिसके बाद नक्श थक हार कर रसोई घर में सोने चला गया। नक्श तो अनिका को कंफर्ट देने आया था, लेकिन अब तो अनिका और भी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही थी। नक्श के जाने के बाद अनिका ने लाइट बंद की और बेड पर लेट गई। अनिका उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए सब कुछ भूल कर उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन वो लोग उठकर बाहर गए तो वहाँ भाग्या बैठकर अखबार पढ़ रही थी। नक्श को देखकर वो बोली, गुड मॉर्निंग जीजू, कल इतनी बड़ी पार्टी में खाना खाने के बाद आपको तो बड़ी मस्त नींद आई होगी, क्यों? नक्श ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की सी स्माइल कर दी। जिसके बाद भाग्या ने उसकी और बेइज्जती शुरू कर दी। जीजू, अब जब कल रात इतना खा लिया है तो अब कुछ काम भी कर लो। ये लो, मेरी ये सैंडल टूट गई है, मोची के पास जाकर इसे जुड़वा कर ले आओ, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। ये सुनकर नक्श का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि वो क्या बोले। तभी वहाँ अनिका आ गई। उसने भाग्या की पूरी बात सुन ली थी और अनिका ने नक्श का साथ देते हुए कहा, भाग्या ऐसे क्यों कह रही है? नक्श तेरे जीजू है, किसी नौकर को भेजकर अपनी सैंडल सिलवा ले। पर दीदी पर कुछ नहीं, जितना मैं कह रही हूँ उतना करो। अनिका को नक्श का साथ देते हुए देख भाग्या के तो वैसे ही होश उड़ गए थे। वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ये अनिका को क्या हो गया है, जो कल इस नक्श से इतना चिढ़ती थी वो आज इसका साथ कैसे दे रही है। वहीं दूसरी तरफ अनिका की बात सुनकर मानो नक्श की छाती चौड़ी हो गई। अब अनिका उसका साथ दे भी क्यों ना। कल रात नक्श ने भी तो पूरी भीड़ के सामने अनिका की इज्जत बचाई थी। तभी वहाँ अनिका का बिजनेस पार्टनर विहान आ जाता है और अनिका को एक घड़ी गिफ्ट में देता है। अनिका, मैं पति हूँ तुम्हारा और तुम मेरे होते हुए इस विहान से ये घड़ी गिफ्ट कैसे ले सकती हो? पति और वो भी तुमने आज तक एक पति होने का एक भी फर्ज निभाया है? मेरी किस्मत ही फूटी थी कि मैंने पापा की बात मानकर तुम जैसे फटीचर इंसान से शादी के लिए हाँ कर दी, वरना तुम्हारी औकात एक भिखारी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अनिका, वजह जो भी हो, लेकिन उससे सच तो नहीं बदल जाएगा ना कि मैं पति हूँ तुम्हारा और ये घड़ी। शट योर माउथ। तुम जानते भी हो ये घड़ी कितनी महंगी है? इसमें रेड डायमंड लगे हैं और विहान ने सिर्फ ये ही नहीं, मुझे इससे भी बड़ा एक गिफ्ट दिया है। तुम तो उस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते और एक तुम हो जिसने आज तक मुझे एक फूल तक नहीं दिया। लेकिन अनिका, इतना महंगा गिफ्ट किसी अनजान से नहीं लेते हैं। अब तुम मुझे बताओगे कि किससे क्या लेना है और किससे नहीं। हेलो मिस्टर, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, तुम अपना देखो। अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो जाओ अपने लिए एक नौकरी ढूंढो जिससे कोई मेरे सामने तुम्हारी बेइज्जती ही ना करे। अब जाओ मेरी और विहान के लिए कॉफी बना कर लाओ। इतनी बेइज्जती के बाद नक्श वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसको तो अब आदत सी हो गई है अपनी बेइज्जती कराने की। अनिका ही क्या, उसकी बहन भाग्या और सास चित्रा भी नक्श की बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन नक्श सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रहा था। जावेरी परिवार का दामाद होने के बाद भी पिछले 2 साल से नक्श जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। लेकिन तभी नक्श के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देख नक्श मुस्कुराने लगता है। तभी अनिका की माँ की नजर नक्श पर पड़ती है तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, लगता है भिखारी के हाथ कोई लॉटरी लग गई है, तभी इतना मुस्कुरा रहा है। वो मम्मी जी, मुझे कुछ काम है, क्या मैं कुछ देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। आज पूरा जावेरी परिवार हमारे घर पर आ रहा है, बहुत जरूरी मीटिंग है, तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है तो तुम यहीं रुको। नक्श सर झुकाकर बैठ जाता है। तभी अनिका की बहन भाग्या को फिर से नक्श की बेइज्जती करने का मौका मिल जाता है। जीजू, आपकी औकात ही क्या है इस घर में, वो तो हम सभी जानते हैं। तो ये बिजी होने का नाटक तो मत ही करिए। अनिका को भाग्या की वो बात अच्छी नहीं लगी तो उसने कहा, जाने दो भाग्या, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? नहीं अनिका, सही में नक्श की काम चोरी बहुत बढ़ती जा रही है। कोई काम टाइम पर पूरा नहीं करता है, लेकिन अब मुंह बहुत ज्यादा चलाने लग गया है। मैंने सारा काम कर दिया है, बस बर्तन धोने बाकी है, मैं वो भी धो देता हूँ। अगर मुफ्त की रोटियाँ तोड़नी है तो सब कुछ टाइम से किया करो। नक्श जहर का घूंट पीकर चुपचाप सर झुका लेता है। दीदी, बुरा मत मानना, लेकिन आपने 2 साल बर्बाद कर दिए इस गरीब के पीछे। आप इससे डिवोर्स लेकर किसी रिच और पावरफुल आदमी से शादी कर लो ना, कम से कम इस गवार से छुटकारा तो मिलेगा। अनिका या नक्श कोई कुछ भी बोलता, उससे पहले ही वहाँ अनिका की दादी कल्याणी आ गई। पूरा जावेरी परिवार इस एक आवाज पर खड़ा हो जाता है। कोई भी कभी उनकी बात नहीं टालता था। उनके साथ ही मैम्बो अंकल और उनके घर के अन्य सदस्य भी अनिका के घर पहुँच चुके थे। मैम्बो, कल रात डिनर के समय मैंने कहा था कि तुम इस बार भानुशाली ग्रुप के साथ डील क्रैक करोगे। तुमने उसके लिए कोई तैयारी की? हाँ माँ, मैं उसी तैयारी में लगा हुआ हूँ। जल्दी ही प्रपोजल तैयार कर भानुशाली ग्रुप को भेज दूंगा और मीटिंग फिक्स करूंगा। मैम्बो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने शहर ही नहीं आसपास के शहरों में भी सिर्फ भानुशाली ग्रुप का ही सिक्का चल रहा है। और अगर हमने ये डील क्रैक कर ली तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। साथ ही डील क्रैक करने वाले को मैं भी फाइनेंशियली काफी मदद करूंगी। इतना सुनते ही अनिका ने कुछ सोचा, क्योंकि अनिका को इस समय पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इस बार मुझे कोशिश करनी चाहिए ये डील क्रैक करने की। अगर मैंने ये डील क्रैक की तो मुझे दादी से एक बड़ा अमाउंट मिलेगा, और वैसे भी मुझे 4 करोड़ रुपए की जरूरत है। क्यों है ये मैं किसी को नहीं बता सकती। ये कोशिश मैं करना चाहती हूँ दादी। तुम में वो काबिलियत नहीं है अनिका, इसलिए इस बार मैम्बो को ही ये डील क्रैक करने दो। कल्याणी अनिका को किसी भी काबिल नहीं समझती थी। अनिका को उदास देख नक्श का दिल दुख जाता था, क्योंकि वो अनिका को उदास नहीं देख सकता था। वहीं मैम्बो मन ही मन अनिका का मजाक उड़ाने लगता है। पर
पर दादी एक बार कोई बहस नहीं अनिका, अगर कुछ करना ही चाहती हो तो इस खानदान को एक नया वारिस दो। 2 साल हो गए हैं शादी को और अभी तक बच्चा नहीं हुआ। उनकी बातें सुनकर अनिका गुस्से में भर जाती है। नक्श फौरन मेरे कमरे में आओ। नक्श को लगा शायद वो कल्याणी जी की बात को सीरियस लेना चाहती है, इसलिए ही उसे कमरे में बुलाया है। तभी नक्श के चेहरे पर खुशी छलक जाती है। पहली बार ही सही, लेकिन अनिका ने उसे खुद से कमरे में बुलाया था। नक्श दिल में 1000 सपने लिए अनिका की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अनिका उस पर भड़क उठी। सोचना भी मत मेरे नजदीक आने का, हम जैसे आज तक रहते आए हैं वैसे ही रहेंगे। चुपचाप अपना बिस्तर जमीन पर लगाओ और सो जाओ। पर दादी चाहती है। कोई गलत फहमी मत पालना, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। उन दोनों का रिश्ता बस इतना ही था, इससे आगे कभी बढ़ा ही नहीं। नक्श हमेशा पूरी कोशिश करता था कि वो अनिका का दिल जीते, पर ऐसा आज तक नहीं हुआ। नक्श जमीन पर चादर डालकर सो जाता है और अनिका बेड पर। अगले दिन सुबह नक्श अपने शॉर्ट्स और टी-शर्ट्स पहनकर अपने खटारा स्कूटर पर बैठकर निकल जाता है और भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सामने रुकता है। वहाँ उसे जो दिखा उसे वो देखता ही रह जाता है। ये बिल्डिंग करीब 50 माले की बिल्डिंग थी। उसका पार्किंग एरिया लग्जरीज कार से भरा हुआ था। तभी पीछे से कोई आकर उसके स्कूटर पर टक्कर मार देता है, जिससे नक्श तो बच जाता है, लेकिन उसका स्कूटर कबाड़ बन जाता है, जिससे नक्श को बहुत गुस्सा आता है। तभी उस लग्जरी कार से एक बेहद ही खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है, जिसे नक्श पहले से ही जानता था। अरे शिवानी, तुम यहाँ? शिवानी नक्श के स्कूल में उसकी क्लासमेट हुआ करती थी, लेकिन अब वो एक एक्टर बन चुकी थी। दरअसल भानुशाली ग्रुप मूवी भी बनाता था, तो वहाँ मूवी स्टार्स का आना जाना लगा रहता था। इसलिए ही शिवानी भी भानुशाली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी। ओह, तुम तो वही नक्श हो ना? कमाल है यार, इतने टाइम बाद मिले, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले। आज भी वैसे की वैसे ही हो, एकदम फटीचर हाल। तभी शिवानी की नजर अपनी गाड़ी पर जाती है, जिसे देखकर वो चीख उठती है। ओह माय गॉड, ये क्या किया तुमने सस्ते आदमी? मेरी नई गाड़ी पर स्क्रैच मार दिया। तुम जैसा फटीचर तो इसे ठीक कराने के भी पैसे नहीं दे पाएगा। पर इसमें मेरी नहीं, तुम्हारी गलती है, तुमने ही टक्कर मारी। अब तुम मुझसे जुबान लड़ाओगे? तुम्हें तो मैं बताती हूँ। तभी सामने से ब्लू सूट पहने 2 गार्ड्स के साथ असिस्टेंट HR विपुल नगर वहाँ आ जाता है। ए ब्यूटीफुल, क्या हुआ? और ये फटीचर कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? देखिए ना विपुल जी, मैं तो नई गाड़ी से आई थी इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, और इस 2 कौड़ी के नौकर ने मेरी गाड़ी पर स्क्रैच डाल दिया। मैं और नौकर? तुम होश में तो हो शिवानी? हाँ, याद आया, आज नए सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती होनी थी। ये वही होगा शायद। चलो, गाड़ी के लिए मैडम से माफी मांगो, वरना धक्के मार के तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। पर इसमें मेरी गलती नहीं है और बिना गलती के मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा। अब मामला काफी बिगड़ चुका था। वहाँ काफी लोग इकट्ठा हो गए थे, जो मजे लेते हुए ये सब देख रहे थे। तुम माफी नहीं मांगोगे ना? ठीक है, अभी के अभी मैं तुझे इस गार्ड की नौकरी से निकालता हूँ। यू आर फायर्ड। अब दफा हो जाओ यहाँ से। असिस्टेंट HR के पास किसी को फायर करने के राइट्स नहीं होते हैं। इतना भी नहीं पता भानुशाली इंडस्ट्रीज के असिस्टेंट HR को? नक्श, जिसे सब गार्ड समझ रहे थे, वो HR असिस्टेंट को टक्कर दे रहा था। ये बात सभी को चौंका रही थी। तभी शिवानी ने किसी को कॉल किया और एक 40 साल की औरत फॉर्मल ड्रेस में ऑफिस के अंदर से आती है, जो भानुशाली इंडस्ट्रीज की हेड HR थी, जिसका नाम था नैनिका। वो शिवानी की चाची भी थी। उसी वजह से शिवानी को भानुशाली इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 2 कौड़ी के इंसान मेरी भतीजी के साथ बदतमीजी करने की? तुरंत शिवानी को सॉरी बोलो, नहीं तो हवालात की हवा खानी पड़ जाएगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैं कोई माफी नहीं मांगने वाला। तुम्हें अभी तुम्हारी औकात दिखाती हूँ, अभी के अभी तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवाती हूँ। नक्श को बिल्डिंग से बाहर फेंकवाने के लिए नैनिका तुरंत कुछ गार्ड्स को बुलाती है। तभी वहाँ एक और लग्जरी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से लगभग 23 साल की क्लासी और ब्यूटीफुल लड़की निकलती है और कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर वहाँ खड़ा हर इंसान हैरान हो जाता है। हर कोई इस सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। आखिर कौन थी वो लड़की? ऐसा क्या किया उसने कि हर इंसान हो गया हैरान? अब नक्श के साथ क्या करेंगे वो गार्ड्स? क्या शिवानी को मिल पाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट? इन सभी सवालों के जवाब आपको बस कुछ ही देर में मिलेंगे। उस लड़की को देखकर नैनिका जोर से चिल्लाती है, ये क्या कर रही हो तुम? दरअसल ये लड़की उस कार से निकलने के बाद सीधे नक्श के सामने गई और उसे ग्रीट करते हुए उसके सामने हाथ जोड़ लेती है। मैं नंदिता, आपकी पर्सनल सेक्रेटरी सर। वो मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, इसलिए लेट हो गई। आगे से फिर कभी लेट नहीं होंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम नंदिता? इस 2 कौड़ी के फटीचर गार्ड को सर क्यों बोल रही हो? नंदिता की बात सुनकर जहाँ नक्श धीरे से मुस्कुराने लगता है, वहीं दूसरी तरफ शिवानी, विपुल और नैनिका के होश उड़ जाते हैं। नक्श सर कोई गार्ड नहीं है, बल्कि भानुशाली ग्रुप के नए CEO हैं। CEO और ये नाकारा? अच्छा मजाक है। CEO की मीनिंग भी पता है इसे? इसके कपड़े तो देखो।
चड्डी बनियान में बैटरी वाले खटारा स्कूटर पर आए हैं भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ। एकदम सही कहा मैम। मतलब ये तो जोक ऑफ द ईयर हो गया। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। अरे मैंने तो सुना है कि किसी अमीर घराने में शादी की है इसने। घर जमाई बनकर रहता है, लेकिन सिर्फ जमाई ही नहीं, असल में तो ये उस घर का नौकर है। कोई भी वहाँ इसकी इज्जत नहीं करता, बल्कि घर के काम कराता है। इसकी खुद की बीवी किसी दूसरे आदमी के साथ घूमती है। नक्श सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, पर अनिका के खिलाफ कोई कुछ बोले ये उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। गुस्से में उसकी मुट्ठियां भीज गई थी। अभी तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो शिवानी, हद में रहो वरना क्या? ओहो, मिस्टर गार्ड को तो गुस्सा आ गया। अब तो ये हमारा करियर बर्बाद कर देंगे। ओह गॉड, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। इससे पहले कि नक्श कुछ रिएक्ट करता, नंदिता बोल उठी, आप लोग 1 मिनट चुप हो जाइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सब नक्श पर बुरी तरह से हंस रहे थे। लोगों की भीड़ अब भी नक्श का मजाक उड़ा रही थी। नक्श चुपचाप खड़े सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। तभी नंदिता उन सब लोगों को कुछ पेपर्स दिखाती है, जिसे देखकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, जिसमें लिखा था कि नक्श का पूरा नाम सिर्फ नक्श नहीं बल्कि नक्श भानुशाली है। वो सिर्फ इस शहर का ही नहीं बल्कि कई शहरों का सबसे अमीर बिलियनर है। वो भानुशाली ग्रुप जो इस शहर का सबसे हाई प्रोफाइल अमीर घराना था, बिजनेस में नंबर 1 था। वो सब नक्श भानुशाली का था। ये इसका मतलब आप इस कंपनी के नए सीईओ हैं? ये कैसे पॉसिबल है? आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी के नए सीईओ हैं। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट मत तोड़िएगा। अगर ये टूटा तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक ही पल में वहाँ का पूरा नजारा बदल चुका था। जो लोग अभी तक नक्श की बेइज्जती कर रहे थे, उसे बुरा भला कह रहे थे, उनमें से कुछ तो शॉक्ड हो गए थे और कुछ बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अब नक्श उनके साथ क्या करेगा। नैनिका, शिवानी और विपुल के चेहरे देखने लायक थे। वो नक्श के सामने अपनी नौकरी बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। तभी नक्श विपुल से कहता है, ओए ब्लू कोट, तेरे पास एक गार्ड को भी फायर करने का राइट नहीं था, पर मेरे पास तुझे फायर करने का राइट है। मैं तुझे अभी और इसी वक्त इस कंपनी से फायर करता हूँ। मेरी कंपनी और मेरे ऑफिस में मुझे ऐसे इररिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज नहीं चाहिए जो अपनी पावर का गलत फायदा उठाएं। प्लीज सर, प्लीज मुझे बस एक चांस दे दीजिए। शट अप, एंड ऑफ डिस्कशन, नाउ यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। 18वें माले पर उसका कैबिन था। शिवानी और नैनिका नक्श के पीछे चलते हुए उससे गिड़गिड़ाते रहते हैं और उससे अपनी नौकरी बचाने की मिन्नतें करते रहते हैं। अब देखने वाली बात ये थी कि क्या नक्श उनको भी नौकरी से निकाल देगा, अगर नहीं तो किन शर्तों पर उनको रखेगा। खैर, नक्श अपने कैबिन में आ जाता है और थोड़ी देर बाद नंदिता कैबिन में आकर उसे कहती है, सर कोई जावेरी के यहाँ से आया है, अपना नाम मैम्बो बता रहे हैं। वो बिजनेस प्रपोजल लेकर आए हैं और भानुशाली इंडस्ट्रीज के साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं। मैम्बो का नाम सुनकर नक्श के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। मैम्बो अंकल का चेहरा उसके सामने आ गया और वो पूरी तरह से इरिटेट हो गया। मुंह बनाकर नक्श ने चिल्लाते हुए कहा, उस बेवकूफ को यहाँ से जल्दी रवाना करो। जावेरी खानदान को इन्फॉर्म करो कि अगर उन्हें भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाना है और काम करना है तो आगे इस बेवकूफ को कभी भी डील करने के लिए नहीं भेजे। जावेरी खानदान की तरफ से कौन मिलने आ रहा है ये मुझे पहले ही पता होना चाहिए। अगर मुझे उस इंसान से मिलने में दिलचस्पी हुई तो मैं उससे जरूर मिलूंगा और मुझे कनेक्शन बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हूँ। और सुनो, मैंने जो कहा वैसा का वैसा ही बोलना। जैसे नक्श ने बोला वैसे ही नंदिता सब कुछ मैम्बो को बता देती है, जिसे सुनकर मैम्बो का खून खौल जाता है और वो अपना सा मुंह लेकर घर वापस आ जाता है। मैम्बो को वापस जाता देख नक्श जोर जोर से हंसने लगा। वापस आकर मैम्बो सब कुछ जावेरी परिवार और कल्याणी को बता देता है। मैम्बो की इतनी बेइज्जती के बाद भी कल्याणी जी का इरादा नहीं बदलता। जो हुआ उसे भूल जाओ, अब मैम्बो ना सही तो कोई और जाएगा। ये डील मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। ये अच्छा मौका है अनिका को नीचा दिखाने का। अब इसी को ही फंसा देता हूँ। माँ, मुझे लगता है कि इस बार अनिका को कोशिश करनी चाहिए। वो बहुत काबिल है, एक मौका तो दीजिए। ठीक है, दिया मौका। ये सुनकर अनिका बहुत ज्यादा डर जाती है। मैम्बो की नक्श ने जो बेइज्जती की थी उसने सबका कॉन्फिडेंस लो कर दिया था। अब कोई भी डील करने जाना नहीं चाहता था, पर कल्याणी जी ने पहली बार कोई जिम्मेदारी दी थी, उसे पूरा तो करना ही था। पर वो इस बात से अनजान थी कि जिस सीईओ से मिलने
बोलने की बात सोचकर उसे इतनी घबराहट हो रही थी। वो तो खुद उसका पति था। अगली सुबह अनिका बहुत ज्यादा नर्वस थी। वो रेडी होकर निकली तो सामने नक्श था। ये लो नक्श, मेरी कुछ फाइल्स और मेरा बैग। आज मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए भानुशाली इंडस्ट्रीज जाना है। आज मेरा ड्राइवर नहीं आया तो मुझे ड्रॉप कर दो। अनिका किसी मालकिन की तरह आगे आगे चलने लगती है और नक्श नौकरों की तरह उसका सामान पकड़ उसके पीछे पीछे चलने लगता है। नक्श भानुशाली इंडस्ट्रीज के सामने अनिका को छोड़ देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। अनिका काउंटर पर जाकर पूछती है, हाय, माई सेल्फ अनिका जावेरी। आज मेरी मीटिंग है यहाँ के CEO के साथ। मैम, आप उस सोफे पर वेट कीजिए, अभी सर को आने में करीब आधा घंटा लगेगा। अनिका वहाँ बैठकर वेट करने लगती है। उसे 45 मिनट बीत जाते हैं। फिर नंदिता अनिका के पास आकर कहती है, मैम, अब आप अंदर जा सकती हैं। क्या आज अनिका जान पाएगी नक्श की सच्चाई? क्या अनिका कर पाएगी इस डील को क्रैक? क्या अनिका को भी मेम्बो की तरह सहनी पड़ेगी बेइज्जती? आखिर क्यों नक्श ने सबसे छुपाई है अपनी पहचान? आखिर इतना अमीर होने के बावजूद भी वो क्यों जी रहा है गुलामों वाली जिंदगी? किस राज के चलते अनिका और नक्श की हुई शादी? आखिर कैसे रिएक्ट करेगी अनिका नक्श की सच्चाई जानकर? क्या है नक्श के इतने बड़े अमीर होने का सच? क्यों कल्याणी जी को हर हाल में करनी है ये डील? आखिर क्या है इन अनसुलझी पहेलियों का सच? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड करिए पॉकेट FM और सुनिए ये चौंका देने वाला शो इंस्टा एम्पायर।